वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। ठीक है, ये 10 मिनट की डिक्टेशन है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोगों के अगर वीडियो में ऐड आता है तो आप लोग उसको स्किप मत किया करिए। आप 5-6 सेकंड का होता है तो प्लीज़ आप उसको देख लिया करिए। हो सके तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत है क्या? यह प्रश्न बार बार मेरे मन से आता रहा है। अपने इतिहास के आरंभिक काल ने मेरे मन में आश्चर्य पैदा किया है। यह एक पुरुषार्थी और शक्तिशाली जाति का अतीत था जो खोज की भावना से और अबाध जिज्ञासा की प्रेरणा से भरपूर थी, और अपने साथ इतिहास के आरंभ से ही इसने एक परिपक्व तथा सहिष्णु सभ्यता का परिचय दिया। जीवन और इसके आनंद तथा दायित्वों को स्वीकार करते हुए इसने हमेशा अनंत और असीम की ही खोज की। इसने संस्कृति जैसी समृद्ध भाषा की रचना की और इसने इस भाषा, अपनी कलाओं और वास्तुकला के द्वारा दूर दूर के देशों तक अपना जीवनदायी संदेश भेजा। इसने उपनिषदों, गीता और बुद्ध को जन्म दिया। दुनिया की शायद ही किसी और भाषा ने किसी जाति के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जितनी संस्कृत ने निभाई है। यह उच्चतम विचारों और कतिमय श्रेष्ठतम साहित्य की ही वाहक नहीं रही, बल्कि राजनीतिक विभाजन के बावजूद भारत को बांधने का सूत्र भी रही। हजारों वर्षों तक रामायण और महाभारत हर पीढ़ी के करोड़ों लोगों के जीवन में ताने बाने की तरह बुने जाते रहे। मैं प्रायः सोचा करता हूँ कि अगर हमारी जाति बुद्ध, उपनिषदों और अन्य महान ग्रंथों को भूल जाए तो इसका क्या होगा। तो यह जड़ से उखड़ जाएगी और अपने मूल चरित्र को खो बैठेगी, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक इसकी विशेषता रही है। भारत भारत ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे पतन होने लगा। विचारों ने अपनी ताजगी खो दी और वे बासी पड़ गए। यौवन की शक्ति और उत्साह की जगह बुढ़ापे ने ले ली। साहस और अध्यावसाय की जगह निर्जीव नित्यचर्या ने ले ली, और उदार तथा विश्वव्यापी दृष्टिजात के टुकड़ों संकीर्ण सामाजिक रीति रिवाजों और रस्मों में सीमित और बंद होकर रह गई। इसके बावजूद भारत उन छोटी छोटी धाराओं को आत्मसात करने में समर्थ रहा जो मानवता के इस महासागर में आकर मिलती रही, और उसने उन विचारों को कभी नहीं भुलाया जो उसके उमंग भरे यौवन काल में उसे प्रेरित करते रहे। इसके बाद इस्लाम के आने पर और मुसलमानों के आक्रमणों से भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके बाद पश्चिम की उपनिवेशवादी शक्तियाँ आईं जिन्होंने भारत के सुसंगठित ताने बाने को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया और उथल पुथल मचाई। साथ ही वे नए विचारों और औद्योगिक सभ्यता का भी प्रभाव लेकर आए जो यूरोप में बढ़ती और फैलती जा रही थी। एक लंबे संघर्ष के बाद वह काल बीता और स्वतंत्रता आई, और अब हम स्वतंत्र होकर आने वाले युग के बारे में बीते हुए युग के सारे बोझ को लेकर और कुछ अस्पष्ट से सपने लेकर जैसा भी भविष्य हम बनाना चाहते हैं उसका उत्साह लेकर भविष्य का सामना कर रहे हैं। इतिहास के हर काल के प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे देश में परमाणु विज्ञान और परमाणु शक्ति का विकास हुआ है। महोदय, अपने काल की भगदड़ और भ्रांति के इस काल में हम दोनों ओर मुंह किए खड़े हैं, भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए भी और अतीत की ओर पीछे हटने के लिए भी, और दोनों ही हमें विरोधी दिशाओं में खींच रहे हैं। तो हम इस संघर्ष का क्या हल निकालें, और साथ ही रहन सहन का और कौन सा ढंग निकालें जिससे हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और साथ ही हमारा मन और भावना प्रबल बनी रहे। वे कौन से नए आदर्श या पुराने आदर्शों के बदले हुए स्वरूप हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में स्वीकार करके अपने लोगों के सामने रख सकते हैं, और हम लोगों को किस प्रकार जगाकर कर्म करने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने और अपनी जनता के जीवन स्तर को उठाने के भगीरथ प्रयत्न करने में व्यस्त हैं। आर्थिक प्रगति आवश्यक है और यह अन्य सभी प्रकार की प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे मन में एक संदेह सा आ जाता है, क्या यही काफ़ी है या इसमें कुछ और भी जोड़ना होगा?
कल्याणकारी राज्य एक अनुकरणीय आदर्श है, लेकिन यह भी कुछ नीरस सा पड़ जाता है। जो राज्य इस लक्ष्य को पा चुके हैं उनके यहाँ नई समस्याएं और कठिनाइयाँ सामने आ खड़ी हुई हैं, जो केवल भौतिक प्रगति या यांत्रिक सभ्यता के बल पर नहीं सुलझाई जा सकती। चाहे धर्म आवश्यक हो या न हो, किसी उच्च आदर्श में कुछ आस्था होना अपने जीवन को सार्थक करने और हमें बांधे रखने के लिए आवश्यक है। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन निरंतरता भी आवश्यक है। विगत और वर्तमान में जो नींव रखी जाती है उसी पर भविष्य का निर्माण होता है। अतीत को निकालना और इससे अपने आप को बिल्कुल काट लेने का मतलब है अपना उन्मूलन और अपने जीवन रस को सूखा डालना। गांधी जी का यह गुण था जो उन्होंने अपनी जाति और अपनी भूमि की समृद्ध परंपराओं में अपने पैर जमाए रखे और साथ ही क्रांतिकारी स्तर पर भी काम लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सत्य और शांतिपूर्ण तरीकों पर बल दिया। उन्होंने पुरानी नींव पर निर्माण किया, लेकिन फिर भी ऊपर का ढांचा ऊपर की ओर दृष्टि रखकर खड़ा किया। जब इस्लाम राजनीतिक विजेता के रूप में भारत में आया तो इससे संघर्ष पैदा हुआ। इससे दो तरह के प्रभाव पड़े। एक तरफ हिंदू समाज में अपने ही दायरे में और सिकुड़ जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और दूसरी तरफ एक नई हवा, नए आदर्श भी देश में आए जिनका पुनर्जीवनकारी प्रभाव हुआ। हिंदू समाज एक बंद प्रणाली बन चुका था। मुसलमान अपने साथ बाहर से अपनी एक और प्रणाली लेकर आए, तो इस प्रकार मध्य युग में भारत के सामने यह एक बड़ी भारी समस्या थी कि इन दोनों बंद प्रणालियों में, जिनकी अपनी अपनी जड़ें भी काफ़ी मजबूत थी, किस तरह से स्वस्थ संबंध स्थापित करें। सभापति महोदय, अपना काम करने के साथ साथ प्रशासक को, चाहे वह शासन तंत्र में ऊंचे पद पर हो या छोटे पद पर, यह छाप अवश्य छोड़नी चाहिए कि वह जनता की इच्छा अनुसार काम कर रहा है। वह छाप चाहे 100% सही ना भी हो, यह भी सही है कि हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रशासक प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं कर सकता, पर आमतौर पर उसे यही छाप छोड़नी चाहिए कि वह लोकमत के अनुसार काम कर रहा है और लोगों से विचार विमर्श कर रहा है। ऐसी छाप छोड़ी जा रही है या नहीं, यह बात प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निर्भर है। लोकतंत्र में ऐसी छाप छोड़ना जनता और प्रशासन दोनों के हित में आवश्यक है। यदि ऐसा ना हो तो लोकतंत्र तत्काल न सही, लेकिन कुछ समय बाद विद्रोह पर उतारू हो जाता है। यह बात हर तरह की प्रशासनिक गतिविधियों पर लागू होती है, लेकिन सामाजिक कार्यों पर, जिनका आमतौर पर लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अधिक कठोरता से लागू होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासन हर समय लोगों की भावनाओं पर नज़र रखे और लोग यह अनुभव करें कि प्रशासन भी उन्हीं में से एक है और उनकी आशाओं आकांक्षाओं को प्रतिफलित कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। जो प्रशासक अपना कार्य भरसक ईमानदारी से कर रहा हो, उसे प्रायः वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। वास्तव में उसे आलोचना और आरोपी का सामना करना पड़ता है, जिससे वह दुखी और चिड़चिड़ा महसूस करता है। लेकिन एक योग्य प्रशासक हमेशा सही काम करेगा और साथ ही लोगों को भी यह अनुभव करवाएगा कि वह उनकी आशाओं को फलीभूत कर रहा है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि वे कुछ सीमा तक प्रशासक को परामर्श दे रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि उसे अपने निर्णय के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वह अपने सैकड़ों हजारों सलाहकारों की बात ना तो सुन सकता है और ना ही उनसे सहमत हो सकता है, लेकिन अपने काम के तरीके से उसे उन्हें यह अनुभव करा देना चाहिए कि उसने उनकी सलाह पर पूरी तरह ध्यान दिया है और न केवल उनके प्रति बल्कि उनकी सलाह को सम्मान की दृष्टि से देखता है तथा वह हर एक को संतुष्ट करने में सफल रहेगा। सभापति महोदय, जिंदगी में बहुत सी चीज़ों की तरह प्रशासन में भी आप क्या करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह करते हैं। लोकतंत्र में विशाल जनसमूह के साथ काम करते समय यह और भी महत्वपूर्ण होता है। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूँ, क्योंकि यह बात एक प्रशासक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक राजनीतिज्ञ के लिए है। राजनीतिक इस बात को अपने सामान्य कार्य व्यापार में शीघ्र समझ जाता है, क्योंकि यदि वह इसे नहीं समझता तो उसका पत्ता
कट जाएगा, लेकिन प्रशासक इसे पूरी तरह समझे बिना भी काफ़ी समय तक बना रह सकता है। यह दूसरी बात है कि उसके प्रति दुर्भावना पनपेगी और वह अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए लोगों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। अब राज्य में पुलिस का बोलबाला नहीं है। प्रत्येक राज्य सामाजिक और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना चाहता है। वस्तुतः समूचा लोक प्रशासन एक तरह से अफसरशाही ही है। समाजवाद का बढ़ना अफसरशाही का बढ़ना है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग अफसरशाही के विरुद्ध जोर जोर से नारे लगाते हैं, उन्हीं को इसकी अधिकाधिक आवश्यकता होती है। समाजवादी साधनों के विकास में यही छिपा है। प्रशासन का काम अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। उसे किसी विशेष क्षेत्र में केवल शांति नहीं बनाए रखनी है या कर नहीं वसूल करना है, उसे जनता से घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना है और उसे अपने अनुकूल रखना चाहिए। वास्तव में उसे कुछ सीमा तक किसी अच्छे और सफल राजनीतिज्ञ का तरीका अपनाना चाहिए। वह तरीका नहीं जब वह राजनीतिक वोट मांगने जाता है, बल्कि वह तरीका जब वह लोगों की सहायता कर उनका मन जीतता है। संयोग से निदेशक महोदय की रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्थान को स्वशासन की और विशेष रूप से पंचायतों की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में हजारों पंचायतें हैं जो हमारे लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। यदि हमारा आधार ही मजबूत नहीं होगा तो हमारे दूसरे आधार संसद के होते हुए भी लोकतांत्रिक रूप से 100% स्थायी नहीं होंगे और प्रशासन की नींव गड़बड़ा सकती है। स्टॉप। बताइएगा दोस्तों, डिक्टेशन कैसी थी? अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।